हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक लक सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीटीपी चैप्टर 2 के बारे में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था चैप्टर 1, और आज जो मैं करूँगा वो चैप्टर 2 करूँगा, जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और बाल विकास के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से मैंने 10 ऐसे सिद्धांत को लिखा है जो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली मिलेंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इससे 2-3 नंबर पक्के हैं कि वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें मैं आपको 10 लगभग सिद्धांतों के बारे में बताऊँगा। आप इसे 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, या फिर सिर्फ ऑडियो भी आप कान में सुन लेंगे, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा और याद हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे अपने भाषा में लिखा हुआ है। और ये आपको सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और अनटेट भी जितने भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। अभी निरंतरता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। इसमें क्या होता है कि एक निरंतरता जो है एक विकास है। ठीक है, एक विकास एक निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब होता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। ठीक है, अब मेरा सिद्धांत 2 है व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब आपको तो पता है कि हर इन लोगों में विकास का अपना अपना अलग अलग दर होता है। जैसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति को आप देखे होंगे कि कोई काफ़ी जल्दी डेवलप करने लगता है, कोई जल्दी कोई बड़ा हो जाता है। कुछ ऐसे लोगों को देखे होंगे जो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो खासकर ये लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जितने भी महिला हो या पुरुष, सबके जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत में कि प्रत्येक बालक का विकास जो है भिन्न हो सकता है। अर्थात किसी बालक का विकास तीव्र हो सकता है, किसी का धीमा हो सकता है, या किसी का उच्च हो सकता है, या किसी का निम्न भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अब विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत का क्या मतलब होता है हम जानेंगे। इसके अनुसार विकास का एक अपना क्रम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर जितने बच्चे होते हैं सबका अपना अपना एक क्रम होता है बढ़ने का, जिसे हम इसे बदल नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है। ठीक है, तो सबका एक अवस्था बना हुआ है, और उस क्रम से ही बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उसे कोई बदला नहीं जा सकता। ठीक है, और सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि प्रत्येक बालक का, जैसे कि पहले रोना होता है, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वाक्यांश बोलना शुरू करता है, फिर उसके बाद पूरा वाक्य बोलता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा पहले ही अवस्था में पूरा वाक्य नहीं बोल सकता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोता है, फिर धीरे धीरे 1 वर्ड बोलता है, फिर 2 वर्ड बोलता है, फिर वह एक छोटा सा वाक्य, एक लेट शब्द बोलता है, फिर एक वाक्य बोलता है। अब अगला है हमारा विकास की गति की भिन्न भिन्न दर। अब विकास की भिन्न भिन्न दर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं पर विकास की गति भी बदलती है। ठीक है, जैसे कि शैशवावस्था में यह गति क्या होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, उसके बाद धीमा धीमा होने लगता है। फिर किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चों का जो डेवलप होता है वो काफ़ी तीव्र हो जाता है। मतलब शैशवावस्था में बच्चों का डेवलप जो है वो जल्दी जल्दी होता है, फिर बाल्यावस्था में धीरे धीरे, फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाता है, जल्दी जल्दी होने लगता है। अब है अगला मेरा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर सकता है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक शुरू में किसी भी क्रिया को समान रूप से सीखता है, उसके बाद वह विशिष्ट करने लगता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है, और धीरे धीरे वह केवल फिर एक उंगली से उठाने लगता है,
फिर धीरे धीरे वो अंगूठे की मदद से वो किसी चीज़ को उठाने लगता है, फिर एक पेपर को भी आसानी से वो बारीकी से उठा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है अगला मेरा सॉरी, अगला मेरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है जानेंगे कि इसके अनुसार जो है सभी प्रकार के विकास होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास हो गया मेरा, सामाजिक विकास हो गया, संगठनात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हुआ, और जितने भी तरह के विकास होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक विकास अगर कहीं कमी है तो दूसरा विकास उतना जल्दी काम नहीं कर सकता है, इसलिए जितने बच्चों के जितने भी सारे डेवलपमेंट विकास हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संगठनात्मक विकास, जितने भी तरह के विकास वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अब है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सिखाता है। जैसे कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अपनी उंगलियों को, फिर धीरे धीरे हाथ से फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। एकीकरण का सिद्धांत जो होता है, इसके अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को, भागों को चलाना सीखता है। मतलब बच्चा जो है पहले क्या करता है कि पहले अपने पूरे शरीर के बल से जो है वो आगे चलता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका अंग डेवलप होते जाता है तो वो फिर उसमें कुछ आसान आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे चलने के लिए पूरे बॉडी का यूज करता है, फिर क्या करता है वो धीरे धीरे फिर उंगली के सहारे चलता है, फिर वो धीरे धीरे हाथों के सहारे चलता है, फिर वो उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। ठीक है, अब है हमारा 8 नंबर का विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत में क्या होता है कि विकास एक दिशा में चलता है। विकास हमेशा क्या है, विकास एक दिशा में चलता है। इसके 2 भाग हैं, यानी विकास को जो है, विकास की दिशा को 2 भागों में बांटा गया। पहला मस्तादुन्मुखी नियम और दूसरा है निकट दूर नियम। मस्तादुन्मुखी नियम में क्या होता है कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बच्चों का जो विकास होता है सबसे पहले सिर से पैर की ओर वाला होता है। उसके बाद बच्चा जो है गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होकर सहारे से चलना, और फिर बिना सहारे के वो चलना सीख जाता है। ठीक है, अब निकट दूर नियम में क्या होता है कि इसके अनुसार रीढ़ के पास के अंगों का विकास होता है। पहले वह दूर के अंगों का विकास होता है, फिर बाद में होता है क्या, मतलब कि निकट दूर नियम में इसके अनुसार जो है, मतलब निकट दूर नियम के अनुसार रीढ़ के पास की जितने भी हड्डियां होती है फिर उसका विकास होता है। पहले उसका विकास, फिर दूसरे के अंगों का विकास होता है। जैसे कि पहले कंधे का, फिर हाथ का, और फिर उंगली का। मतलब सबसे पहले जितना भी नज़दीकी हड्डियां होती हैं पहले उसका डेवलपमेंट होता है, फिर उससे दूर वाली जितना हड्डियां होती है फिर उसका डेवलपमेंट होता है, फिर सबसे जो दूर वाली जो हड्डियां होती हैं यानी कि फिंगर, लास्ट में फिंगर वगैरह का विकास होता है। ठीक है, इसी को निकट दूर नियम कहा गया। मस्तादुन्मुखी नियम और निकट दूर नियम से एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं सीटेट के, तो आप लोग इसे 3-4 बार जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हमारा अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है मतलब बालक की जो वृद्धि होती है, बालकों की जो वृद्धि होती है, विकास जो होती है, उसकी गति को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ाने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। स्वाभाविक है। अब हमारा अंतिम है वृद्धि और विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है। इसमें जैसे कि बालक का विकास कैसे होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता के जो वंशानुक्रम कैसे गुण मिले हैं, वह कैसे वातावरण में रह रहा है। मतलब किसी बच्चे का विकास जो है उसके मतलब माँ बाप के वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है और उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर माता पिता का अगर बच्चे के वंशानुक्रम से अगर थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन उससे अगर अच्छा वातावरण मिल रहा है किसी बच्चे को तो वो सीख जाता है। जैसे कि इस सिद्धांत के कुछ से मैंने लिखा है कि इन सिद्धांतों से शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना
उसके अच्छे विकास के लिए उपयुक्त विषयों का प्रयोग कर सकता है। मैंने इस सिद्धांत का मैं एक निचोड़ बता रहा हूँ। अगला, शिक्षार्थियों के सीखने का क्या तरीका होना चाहिए, यह जानने में शिक्षक को सहायक मिलती है। अगला, शिक्षक के इन सिद्धांतों को जानकर बच्चों के लिए उचित वातावरण एवं उपलब्ध करा सकते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा कोई भी चीज़ कैसे सीख सकता है। अगर बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है तो उसे क्या ऐसा एनवायरनमेंट दे, क्या वो चाहता है जिससे बच्चा जो है किसी भी चीज़ को, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उसको एक्वायर करे। ठीक है, तो अभी बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बच्चे को अकॉर्डिंग जो है टीचर को पढ़ाना पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बताया कि बच्चे की क्या ज़रूरत है उसे परखने में ये सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने आपको बताया काफ़ी समझ में आया होगा। आप इसे 2-3-4 बार वीडियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अभी मैं कुछ देर के बाद फिर मैं एक क्लास लूँगा, तो इसी का अगला मैं टॉपिक लेने वाला हूँ। तो इसे आप 2-3 बार देखें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कमी हो प्लीज़ मुझे बताएं जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।